हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। एक वर्ड सीओपी आजकल बहुत फेमस है। ये आपने हर जगह देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में, यूट्यूब वीडियोस में। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इससे हर साल एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि सीधे सीधे हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेशन रखता है। और क्लाइमेट चेंज हम इंसानों के सर्वाइवल के लिए, हमारी अर्थ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस वर्ड के बारे में जानते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज है क्या, ये क्यों शुरू हुआ था, ये कब शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था, किसने इसकी शुरुआत की, और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। चलिए जानते हैं। तो बात है 18th सेंचुरी की, जब वर्ल्ड की कुछ पावरफुल कंट्रीज जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन सब में एक मॉडर्नाइज होने की रेस लगी हुई थी, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में बहुत सारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई और ये कंट्रीज बहुत ज़्यादा एडवांस होती चली गई। और ये सब पॉसिबल हो पाया बस इंडस्ट्रियल फ्यूल की वजह से, जो कि उस टाइम पे मोस्टली कोल के रूप में यूज़ किया जाता था। उस टाइम पे हर कंट्री में जल्दी ग्रो करने की रेस लगी हुई थी, जिसकी वजह से कोल के नेगेटिव इम्पैक्ट्स को नहीं देखा गया और उसका यूज़ बढ़ता ही चला गया। लेकिन धीरे धीरे अर्थ के वेदर पैटर्न्स चेंज होने लगे, क्लाइमेट चेंज होने लगा और लोगों को क्लाइमेट चेंज साफ साफ दिखने लगा। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हुआ, जिसके बाद साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि ये सब इंडस्ट्रियल फ्यूल की वजह से हो रहा है। तो अब इंसान को, हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारी धरती को इन सब चीज़ों से, इन सब नुकसान से बचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस आगे बढ़ा, क्योंकि उन्हें ये समझ में आ चुका था कि मॉडर्नाइज होने का कोई फायदा नहीं है अगर हमारी अर्थ ही ना बचे। तो अगर इंसान के लिए अर्थ हैबिटेबल ही ना बचे तो इन सब मॉडर्नाइजेशन का फायदा ही क्या है। तो यूनाइटेड नेशन ने एक एक्शन लेते हुए 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में एक मीटिंग बुलाई, जिसका नाम अर्थ समिट या रियो समिट भी था। और इस मीटिंग में एक एजेंडा 21 डिसाइड किया गया, जो कि हमारी अर्थ को 21st सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन और इम्पैक्ट से बचाने के लिए रखा गया था। इस एजेंडा 21 की सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि हमारी अर्थ को आज ही बचाना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट में रह पाए। देयरफॉर यूएनएफसीसीसी मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी डेडिकेटेड विंग है जो कि हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में चेक्स रखती है। इस एजेंडा 21 के कुछ डेडिकेटेड गोल्स हैं कि हमारी अर्थ के टेम्परेचर को 2 डिग्री से कम रखना है। मतलब जो हमारी अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर है वो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री से कम राइज करना चाहिए। मतलब अगर अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर इंडस्ट्रियल टाइम पे 18th सेंचुरी में 10 डिग्री था, तो आज या फिर आने वाले कुछ सालों में, आने वाले 50 सालों में वो 2 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं करना चाहिए, मतलब 12 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा गोल ये था कि क्लाइमेट चेंज के बारे में चेक्स रखने के लिए हम हर साल मीटिंग करेंगे, और इन्हीं मीटिंग्स को सीओपी के नाम से आज जाना जाता है, मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1995 में हुई थी। उस टाइम पर 154 कंट्रीज ने एक साथ मिलकर इस कन्वेंशन में साइन किया था, और ये साइन करने वाली कंट्री की गवर्नमेंट का काम था कि वो कैसे अपनी कंट्री में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकें, उन्हें कंट्रोल करें। प्लस इन मीटिंग्स में कुछ गोल्स डिसाइड होते थे, जिससे हमारे अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम को इन गैसेस के बैड इफेक्ट से बचाया जा सके। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग 1995 में जर्मनी में स्टार्ट हुई थी, और अगले ही हफ्ते इसका 28th एडिशन यूएई में स्टार्ट होने जा रहा है। इस पेज में यूएनएफसीसीसी के बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। इस पेज को आप एक बार अपने आप देख लीजिएगा। तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें यूएनएफसीसीसी के 3 मेन एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है, जो कि पहला द कन्वेंशन, सेकंड द क्योटो प्रोटोकॉल और थर्ड द पेरिस एग्रीमेंट है। पहला मेन एग्रीमेंट द कन्वेंशन इटसेल्फ है, जिसके अकॉर्डिंग एक बार जिस कंट्री ने साइन कर लिया उसको इन मीटिंग्स में रेगुलरली पार्ट लेना पड़ेगा, और उनकी कंट्री क्लाइमेट चेंज से कैसे डील कर रही है ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। प्लस अगर वो कंट्री कुछ और क्लाइमेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती है तो वो भी वो शेयर कर सकती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट द क्योटो प्रोटोकॉल था, जो कि 1997 में साइन किया गया था और जो 2005 से 2020 के बीच में इफेक्ट में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल वाज वन ऑफ द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर्स अंडर द यूएनएफसीसीसी। क्योटो प्रोटोकॉल में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी गई थी कि हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है, और इसका मेन रीज़न ह्यूमन एमिशन ऑफ CO2 है। इस प्रोटोकॉल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड को एज अ ग्रीन हाउस गैस डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये भी बताया गया था कि कैसे हर कंट्री को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा, ताकि कलेक्टिवली अर्थ को क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से बचाया जा सके। इस प्रोटोकॉल का एक सेकेंड राउंड 2012 में भी हुआ था, जिसे आज दोहा कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं थर्ड मेन एग्रीमेंट, जो कि पेरिस एग्रीमेंट था। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था, जो कि पेरिस अकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन,
एडेप्टेशन और फाइनेंस के बारे में अधिकतर बात की गई थी। और ये भी बताया गया था कि हमारे अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को हमें 2 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है और उसकी एक लिमिट सेट की गई थी जिसके तहत उसे 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखना है। 1.5 डिग्रीज को अपर लिमिट इसलिए सेट किया गया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से ऊपर नहीं गया तो हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स की वजह से धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट रिड्यूस हो जाएगा। पेरिस एग्रीमेंट में नेट जीरो कार्बन एमिशन की भी बात की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2050 तक हमारी अर्थ में कार्बन एमिशन नेट जीरो हो जाना चाहिए। मतलब जितना हम कार्बन एमिट कर रहे हैं उतना ही हमें कार्बन को सिंक भी करना है और इसके लिए एक टारगेट रखा गया था जिसके अकॉर्डिंग हमें 50% कार्बन एमिशंस को 2030 तक रिड्यूस करना होगा। यूएनएफसीसीसी की मीटिंग्स में कुछ इंटरनेशनल और नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में भी बात की जाती है जिसके अकॉर्डिंग हमें इमिशंस को ट्रैक करके मेजर करके इम्पैक्ट्स को कम करना है और हमें क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को असेस करके उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर देना है। इन सीओपी की मीटिंग्स में मेजरिंग एंड ट्रैकिंग एमिशंस एंड इम्पैक्ट्स, जनरेटिंग नॉलेज एंड रिसर्च, बिल्डिंग द कैपेसिटी टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन सब के बारे में भी बात की जाती है। और इन सब की देखरेख करने के लिए यूएनएफसीसी के पास कुछ सुप्रीम गवर्निंग बॉडीज भी हैं जैसे सीओपी, सीएमए एंड सीएमपी। अब इन सीओपी मीटिंग्स में कुछ कन्वेंशंस भी इंक्लूडेड है। इसमें सबसे पहले बेसल कन्वेंशन है जो कि 1992 में आई थी जिसके अकॉर्डिंग रिडक्शन एंड मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट मोस्टली फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में बात की जाती है। सेकंड केमिकल वेपन कन्वेंशन है जो कि 1997 में साइन की गई थी जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स और एक आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी which is governed by the Organization of Proliferation of Chemical Weapons OPCW, इनके बारे में बात की जाती है। थर्ड इंपॉर्टेंट कन्वेंशन CBD है, मतलब कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसके अकॉर्डिंग जिसमें मोस्टली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है। इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज का कैसे फेयर एंड इक्विटेबल यूज किया जाना चाहिए ये बताया जाता है। इसके बाद कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आता है जो कि 1979 में साइन किया गया था। इसके बाद साइट्स मतलब कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा आता है जो कि 1973 में साइन किया गया था। फिर क्योटो प्रोटोकॉल आता है जो 1997 में साइन हुआ था। फिर मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी आता है जिसके अकॉर्डिंग हमें ये बताया जाता है कि कैसे मर्करी एमिशन से हमारे ह्यूमन हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट को बचाना है। इसके बाद रामसर कन्वेंशन आता है जो कि वेटलैंड्स के ऊपर है और 1971 में ईरान में ये स्टार्ट हुआ था। हमारे इंडिया में करंटली कितनी रामसर साइट्स हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। इसके बाद रॉटरडैम कन्वेंशन आता है जो कि 2004 में साइन किया गया था जिसके अकॉर्डिंग प्रॉपर लेबलिंग ऑन एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स, सेफ हैंडलिंग, इन्फॉर्मेशन अबाउट बैन्स एंड रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताया जाता है। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स 2001 के बारे में बताया जाता है जिसमें एनवायरमेंटल ट्रीटी टू एलिमिनेट और रिस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स आता है। इसके बाद एनपीटी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स आता है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, वेपन टेक्नोलॉजी टू प्रमोट पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताया जाता है। इसमें और एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन आती है जिसका नाम यूएनसीसीडी है, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। जो सिटीज सीरियस ड्रॉट्स या फिर डिजर्टिफिकेशन जैसी सिचुएशन को फेस कर रही हैं उन सिटीज के लिए इस कन्वेंशन को लाया गया था जो कि 1994 से 1995 के बीच में साइन की गई थी और इसके अकॉर्डिंग मोस्टली अफ्रीकन सिटीज को कवर किया जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन आता है जो कि 2003 में साइन किया गया था। इसके बाद एफसीटीसी यानी फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल आता है जो कि डब्ल्यूएचओ की एक फ्रेमवर्क है जो 2003 में साइन की गई थी जिसमें हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन को टोबैको के कॉन्सिक्वेंसेस से कैसे बचाना है इसके बारे में बताया जाता है। कोप मीटिंग्स में वर्ल्ड लीडर्स, साइंटिस्ट्स, बिजनेस लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ नेशंस सब पार्ट लेते हैं। इन कोप मीटिंग्स में नेगोशिएशंस होती हैं, बहुत सारे डिबेट्स होते हैं, एमिशन लेवल्स को रिव्यू किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए हर कंट्री के एफर्ट्स को असेस किया जाता है, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए कुछ प्लान्स बनाए जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट लीस्ट डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कुछ फंड्स एलोकेशन किए जाते हैं। और इन मीटिंग्स में कुछ मेन गोल्स भी होते हैं जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। तो अब आई होप कि आपको कोप के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा। कोप के अंदर कौन कौन सी कन्वेंशंस आती हैं इनके बारे में आपको पता चल चुका होगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इन सब के बारे में भी आपको अच्छे से पता चल चुका होगा। तो डू अप्रिशिएट बाय लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस और तब तक के लिए बाय बाय।